देखो समझिए, हम चल रहे थे कहाँ पर, जहाँ टू आता है और टू के बाद जीरेंड वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए थे, कमिटेड, डेडिकेटेड, डिवोटेड। देखो कुछ समस्याएं आपके सामने होंगी, जैसे कि मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप लिखना बंद कर दीजिए, ठीक है। हमने एक वर्ड लिख दिया मैरी, वर्ब हो गई। मैरी मीन्स क्या होता है, शादी करना। इसकी सेकंड फॉर्म हो गई मैरिड। और अगर काम पूरा हो चुका है, मैरिड, ये हमने थर्ड फॉर्म मान ली। अब क्या होता है, जो स्पेलिंग थर्ड फॉर्म में होती है वही स्पेलिंग, कुछ एक पास्ट पार्टिसिपल को छोड़ दो, अदरवाइज पास्ट पार्टिसिपल में वही स्पेलिंग होती है, थर्ड फॉर्म में भी वही स्पेलिंग होती है। अब पास्ट पार्टिसिपल में भी इसका अर्थ क्या निकलेगा, पास्ट पार्टिसिपल में, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। यहां भी मैरिड है, ठीक है। अब यहां मैरी का अर्थ निकल रहा है शादी करना, शादी की, शादी कर चुका है। लेकिन यहां मैरिड का मतलब क्या निकलेगा, शादीशुदा। क्या निकलेगा, शादीशुदा। यानी सेंटेंस से पता लगाना पड़ता है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। अब मैंने एक वाक्य तो ये लिखा कि भाई एन एफ्लुएंट मर्चेंट, एन एफ्लुएंट मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी। कैसा व्यापारी, एक अमीर व्यापारी। एफ्लुएंट का मतलब रिच, वेल्दी। हैज मैरिड, शादी कर चुका है या शादी कर ली है, काम पूरा हो गया है, ठीक है। गीता, कि एक अमीर व्यापारी ने गीता से शादी कर ली है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम पूरा हो चुका है जब के बाद थर्ड फॉर्म। तो यहां तो मैरिड किसका काम कर रही है। और एक मैं कहूं कि सी वॉज अ मैरिड वुमेन, वह एक शादीशुदा महिला थी। सी वॉज अ मैरिड वुमेन। अब ये मैरिड यहां किसका काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का, कि सी वॉज अ मैरिड वुमेन, वह एक शादीशुदा महिला थी। अब देख लो इसी मैरिड का अर्थ क्या निकल रहा है यहां, शादीशुदा। तो आपको कुछ एक स्पेलिंग को छोड़ दीजिए, जो स्पेलिंग थर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगी वही किस में मिलेगी आपको, पास्ट पार्टिसिपल में। लेकिन ध्यान रखना, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब अलग अर्थ देती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में अलग अर्थ देती है। अब मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, याद करिए। एक तो बताया मैंने कि अगर कमिटेड आ जाता है, क्या आ जाता है, तो कमिटेड के बाद हमें टू का यूज करना है। अर्थ हो गया इसका समर्पित। क्या हो गया, प्रपोजिशन में फायदा मिलेगा हमें। इसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, डिवोटेड। और डिवोटेड का मतलब भी क्या होता है, समर्पित। और तीसरा वर्ड होता है हमारे पास डेडिकेटेड। और डेडिकेटेड के बाद भी क्या आता है, टू प्रपोजिशन। इसका अर्थ भी क्या होता है, समर्पित, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि कमिटेड, डिवोटेड, ठीक है, और डेडिकेटेड, इनके बाद टू आएगा। टू के बाद कौन सी वर्ब आएगी, जीरेंड वर्ब आएगी, ठीक है। तो एक सेंटेंस लिखे हम आप एक बार, लिखिए, हम भारतीय हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। हम भारतीय हमारे देश यानी हमारे राष्ट्र की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। अब ध्यान देंगे आप,
वी आर हम हैं, वी आर हम हैं, और यहां भी हम क्या कहेंगे, वी आर हम हैं। ठीक है। डिवोटेड, वी आर डेडिकेटेड, वी आर कमिटेड टू टू टू, वी आर डिवोटेड टू, वी आर डेडिकेटेड टू, वी आर कमिटेड टू। समर्पित हैं, समर्पित हैं, समर्पित हैं। और हमें टू प्रपोजिशन का यूज करना है, किसके बाद, डिवोटेड के बाद, डेडिकेटेड के बाद, कमिटेड के बाद। अब यहां कौन सी वर्ब आएगी, टू सर्विंग, सेवा करने के लिए, अवर नेशन। शायद मैंने हम भारतीय लिखवाया है, चलो तो हम ऐसे लिख देते हैं, कोई नहीं। वी हम इंडियंस, हम कौन हुए, हम भारतीय हुए, अपोजिशन हो गए। आर मीन्स है, कमिटेड मीन्स समर्पित हैं। ठीक है। कमिटेड के बाद क्या आएगा, टू, टू सर्विंग आवर नेशन, हमारे राष्ट्र की सेवा करने के लिए समर्पित है। बन गई इंग्लिश। पास्ट पार्टिसिपल है, मैं शिक्षित हूं, आई एम एजुकेटेड, पास्ट पार्टिसिपल है। मैं संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड, पास्ट पार्टिसिपल है। प्रतिबद्ध, डेडिकेटेड ही हो गया, कमिटेड। हाँ, प्रतिबद्ध है तो आप समर्पित हैं, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। लेकिन आपको रटना नहीं है, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है। अब पास्ट पार्टिसिपल में और थर्ड फॉर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है, अर्थ अलग अलग देती है। अब कमिट का मतलब करना भी होता है, और जब कमिट का मतलब करना होगा तो इसके बाद टू प्रपोजिशन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, टू प्रपोजिशन। तो एक नोट डाल लें, इंग्लिश में कमिट एक मेन वर्ब भी होती है। इंग्लिश में कमिट एक मेन वर्ब भी होती है, जिसका अर्थ होता है करना। इंग्लिश में कमिट एक मेन वर्ब भी होती है, जिसका अर्थ होता है रखना, रखना, सॉरी, वो करना, जिसका अर्थ होता है करना। और इस स्थिति में हम कमिट के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और इस स्थिति में हम कमिट के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। कमिट, कमिट्स, कमिटेड, कमिटिंग, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, टेंस के अनुसार वर्ब यूज होती है। अब कमिट का यूज अपन हिंदी नहीं पढ़ रहे, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या, तो वर्ब कौन सी यूज होगी, कमिट, कमिट सुसाइड। अब चोरी क्या है, क्रिया नहीं है, तो कमिट से, थेफ्ट से पहले भी हम किसका यूज करेंगे, कमिट का, कमिट थेफ्ट। कोई ने जघन्य अपराध कर दिया, हीनस क्राइम, हीनस क्राइम। ठीक है, कमिट सुसाइड, कमिट थेफ्ट, कमिट हीनस क्राइम।
ठीक है। अगर कोई गलती कर रहा है, कमिट अ मिस्टेक, तो भी हम किसका यूज करेंगे? कमिट का। कमिट अ फॉली, मूर्खता करना। देखिए समझिए, सुसाइड के लिए कमिट आएगा, चोरी करना कमिट आएगा, कोई आप मूर्खता कर रहे हो, फॉली, फुलिशनेस, कमिट आएगा, मिस्टेक कर रहे हो, कमिट आएगा। हीनस होता है जघन्य अपराध, ठीक है ना, एक दुष्ट स्तर का जो अपराध होता है ऐसे सोसाइटी में जो घटित होते हैं। और यदि कोई अपराध कर रहा है, क्राइम, तब भी क्या आएगा? कमिट शब्द आएगा। अच्छा, मर्डर खुद भी नाउन होती है, वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है। अगर उसने नाउन के रूप में मर्डर का यूज कर दिया तो फिर करने की अंग्रेजी तो बनानी पड़ेगी, तो कमिट मर्डर। क्या? हाँ, सिन, सिन, कमिट सिन। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो भी कमिट आता है। कोई मिस्चीफ, शरारत करता है तो भी कमिट आता है। कमिट मिस्चीफ, कमिट क्राइम, कमिट सुसाइड, कमिट थेफ्ट, कमिट मर्डर, कमिट हीनस क्राइम, कोई जघन्य अपराध करना, कमिट अ मिस्टेक, कमिट अ फॉली। अब यहां कमिट का मतलब क्या निकल रहा है? करना। समझिए, अब आप देख लिया सभी ने। देखो, मिस्टेक के लिए आप दो कोलोकेशंस का यूज कर सकते हैं, मेक मिस्चीफ, शरारत करना, और या कमिट मिस्चीफ। मेक अ फॉली और कमिट अ फॉली। और मेक ठीक है, अ मिस्टेक, और हम कमिट भी लिख सकते हैं, कमिट अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक, कमिट अ मिस्टेक। लिखें अब आप एक सेंटेंस। इस वर्ष राजस्थान में अनेक किसान कर्ज में डूबने के पश्चात आत्महत्या कर चुके हैं। काम पूरा हो चुका है। वैसे कि एक इमेजिनरी सेंटेंस है, तो मैंने लिखा कि भाई इस वर्ष राजस्थान में अनेक किसान कर्ज में डूबने के पश्चात आत्महत्या कर चुके हैं। ठीक है।
काम पूरा हो चुका है, आत्महत्या कर चुके हैं। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, मैनी फार्मर्स, मैनी फार्मर्स, अनेक किसान, हैव कमिटेड, many farmers have committed suicide. आप इंग्लिश में कभी भी पढ़ेंगे कमिट क्राइम, कमिट मिस्टेक, ठीक है, इंग्लिश बन गई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि गुरुजी आपने तो कमिटेड टू बताया था, डेडिकेटेड टू बताया था, डिवोटेड टू बताया था, भैया वो पास्ट पार्टिसिपल थी, ये तो यहाँ क्रिया है। अर्थ क्या दे रही है, वाक्य को पढ़िए आप, करने का अर्थ दे रही है, तो यहाँ टू नहीं आएगा प्रपोजिशन। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि अंग्रेजी में थर्ड फॉर्म में भी स्पेलिंग वही मिलेगी और पास्ट पार्टिसिपल में भी स्पेलिंग वही मिलेगी। ये तो रीडिंग करने से आप बेसिक तभी तो पता लगेगा। तो मैनी फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड, अनेक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आफ्टर, आफ्टर होता है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद एक ही बार अब आती है जीर एंड, आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि जानने के पश्चात, आफ्टर नोइंग, चाय पीने के पश्चात, आफ्टर टेकिंग टी, आफ्टर डिस्कसिंग, विचार विमर्श करने के पश्चात, ठीक है, बिफोर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाने से पहले, बिफोर ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले, तो आफ्टर रनिंग इनटू, आफ्टर रनिंग इनटू डेट, कर्ज में डूबने के पश्चात। अब आप कहेंगे कि मैंने यहां पर टू क्यों नहीं लिखा, तो क्यों लिखूंगा भाई, जब कमिट का मतलब क्या होता है करना, तो इसके बाद टू प्रपोजिशन नहीं आता है। तो मैनी फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड आफ्टर रनिंग इनटू डेट। अच्छा ये भी जोड़ रखा है क्या, तो लिख दो, कोई बात नहीं। मैनी फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन राजस्थान दिस ईयर, चाहे यहाँ लिख दो मैनी फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन राजस्थान, कहाँ कर चुके हैं, राजस्थान में। कब किया है, दिस ईयर, वो मुझे ध्यान नहीं रहा था। और आफ्टर रनिंग इनटू डेट, किस में डूबने के पश्चात, कर्ज में डूबने के पश्चात। अब मेरी एक बात सुन लीजिए, मैंने आपको ये बार बार बोला है, और जो नए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट हैव एनी मैजिकल स्टिक, इट्स अ लैंग्वेज एंड यू आर टोटली वीक इन इंग्लिश, एंड इफ यू वांट टू मेक जेन्युइन अमेलियोरेशन इन योर परफॉर्मेंस, you have to be regular and you are to follow me। और रही बात दूसरी कि अगर आप सोचें कि भाषा में यही तो अंतर है कि कर्ज में डूबना, अब हिंदी और इंग्लिश में बड़ा अंतर हो जाता है। और जब तक आपके पास शब्द नहीं होंगे, आज आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ग्रामर बेस्ड एग्जाम ही नहीं रही, हाई कोर्ट का पेपर हुआ, 50 क्वेश्चंस आए इंग्लिश में, कम से कम 30 से ऊपर क्वेश्चन वोकेबलरी बेस्ड थे, तो कैसे एग्जाम को क्रैक कर लोगे आप। अभी भी स्टेनो का उठा के देख लीजिए, राजस्थान में 75 क्वेश्चन आते हैं, एलडीसी में 75 क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन वोकेबलरी के मिलते हैं, 25 क्वेश्चन में ग्रामर सीमित हो गई। अब एक ट्रेंड बदलता जा रहा है धीरे धीरे। तो वोकेबलरी जिसकी जितनी स्ट्रांग होगी, एसएससी को ले लीजिए आप, तो वोकेबलरी का तो आज की तारीख में बड़ा अहम और वाइटल रोल है। अब क्या होता है कि डूबना, अब हिंदी में अपन हिंदी और इंग्लिश को एक मान ही नहीं सकते। हिंदी में तो आपको मैंने कहा कि वह कर्ज में डूब गया है, तब भी डूबना आया है। 2 नावें पानी में डूब गई है, तो भी क्या आ रहा है, डूबना आ रहा है। 50 या 4 महिलाएं पानी में डूब गई, तो भी क्या आ रहा है, डूबना आ रहा है। अंग्रेजी में ऐसा देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इंग्लिश कहती है कि अगर कोई कर्ज में डूबता है तो या तो आता है रन इनटू डेट, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। अब डेट मीन्स होता है कर्ज। अब भाई भाषा जब ही तो समझ आएगी, हर शब्द आपको इंग्लिश में सीखना है, ये हिंदी थोड़ी है कि आपने पैराग्राफ लिख दिया। चाय तो उसकी अंग्रेजी आपको टी आनी चाहिए, नाक को भी आप नोज बोलोगे,
कैंची को भी सीजर्स बोलोगे। तो अब यहाँ कर्ज को भी डेट बोलोगे। जब मीनिंग ही नहीं होंगे, वर्ड ही नहीं होंगे, तो इंग्लिश कहाँ से समझ आ जाएगी? कोई मेरे पास जादुई छड़ी थोड़ी है कि लगाई वही इंग्लिश सिखा दी। तो रन इनटू डेट, कर्ज में डूबना। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है इनकर डेट। अगर कोई कर्ज में डूब गया यहाँ, अब इसमें मैं की अंग्रेजी इसमें ही आ गई, अब इन नहीं लिखना है, इनकर के बाद इनकर डेट, ठीक है। अब यदि कोई जहाज या नाव डूबता है, शिप या बोट, तो ध्यान रखना भूल के भी ड्राउन मत लिख देना। यहां क्या आएगा? सिंक, सैंक, संक, डूबने के लिए। हाँ, इसमें पास्ट पार्टिसिपल में अलग स्पेलिंग हो जाती है, संकन। कुछ एक वर्ब हैं जिनमें पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो जाती है? स्पेलिंग डिफरेंट हो जाती है। तो यहां पास्ट पार्टिसिपल में संक नहीं होती है, संकन, डूबता हुआ। और यदि कोई व्यक्ति, पर्सन वगैरह ये डूब जाए, पर्सन, एनिमल वगैरह, ठीक है, तो हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? ड्राउन वर्ब का यूज करते हैं। अब मैंने कहा कि भाई आफ्टर रनिंग इनटू डेट, कर्ज में डूबने के पश्चात। अब एक सीजीएल में बड़ी सिंपल एरर आ रही है 2014 के पेपर में, पढ़ के देख लेना। आई डिड अ मिस्टेक, मैंने भाई तुरंत पढ़ते ही मैंने कहा भैया एरर हो गई। ये तुक्के वाली इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे हम। अगर कोई गलती करता है तो दो ही वर्ब आती हैं, या तो यहाँ डिड क्या हो गई? सेकंड फॉर्म, कि मैंने एक गलती की, नो। या तो आपको लिखना था कि मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? आई मेड अ मिस्टेक। और या क्या करना था? आई कमिटेड मिस्टेक। अब चाहे भले क्वेश्चन बड़ा इजी हो, अपन क्योंकि इंग्लिश से आउटडेटेड है। अब जैसे मैंने आपको एसएससी का एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बताया, देख लीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस पेपर का क्वेश्चन होता है 3 मार्च 2020। ही अ हेनस क्राइम, ही अ हेनस क्राइम। अब जिसके पास शब्द ही नहीं होंगे, एक्चुअल में हम तो अंग्रेजी से टोटली आउटडेटेड है। आज कौन अखबार पढ़ता है? आप तो हिंदी से तुलना कर ही नहीं सकते। अगर आप हिंदी से पढ़ के अंग्रेजी को पढ़ोगे, हिंदी से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैंने कहा रास्ते में, अब वो तो हिंदी वाला तो ये देखेगा, उसने तो रट रखा है कि मैं की अंग्रेजी मुझे एक ही वर्ड से बनानी है। किससे? इनसे। ऑन द वे, ऑन द वे। अब पैदल की अंग्रेजी है, हिंदी वाला तो सर और फोड़ दे, ऑन फुट होता है, फिक्स है। वो कहेगा साहब ऑन का प्रयोग तो जब होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो। अरे भैया फ्रेज हो गया, यहाँ ऑन का, ऑन फुट फिक्स है, पैदल का बार अर्थ भी नहीं निकलते हैं। ऑन द वे, रास्ते में। अब एक भाई ने देखा वर्तमान में, उसने देखा यार मैं आ रहा, लिख रहा है इन प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। तो ये सब बातें, तो बेसिक अपना बिल्कुल खत्म है इंग्लिश को लेकर के। अब ये क्या क्वेश्चन था बताओ? ये बच्चों जैसा क्वेश्चन। अखबार पढ़िए आप, आपको कभी भी जितनी बार पढ़ोगे, 1000 बार पढ़ोगे, इस वर्ड के अलावा कोई वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको। सी कमिटेड सुसाइड 4 days अगो, 4 दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली। अब अपन तुक्का बेड़ते हैं फिर इसमें, क्योंकि अपन को तो सारे वर्ड एक जैसे लगते हैं। अब कोई हैपेंड लिख रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिए। ही कमिटेड अ हीनस क्राइम, उसने एक जघन्य अपराध किया। अब हीनस को भी आपको आना चाहिए, हीनस पे भी सिनोनिम्स आ सकता है। क्या आ सकता है? सिनोनिम्स। घिनौना,
घिनौना का मतलब है जो स्कॉर्नफुल हो, जिसमें घृणा भरी हुई हो, हेटफुल हो, डिसगस्टिंग हो, मैकेब्र हो। तो इंग्लिश ये कहती है मेरी तरह, मैंने इंग्लिश ऐसे ही तो सुधारी है कि कोई भी नया वर्ड अगर मुझे कहीं भी मिलता है तो मैं उसको तुरंत नोट करता हूँ और उसको रजिस्टर में नोट कर लेता था। तो उससे मेरी वोकेबलरी से लेके सारी चीज़ें सही होती गई। अब अगर मुझे यहाँ हीनस नहीं आता है तो मैं इसको भी क्या करूँगा, डिक्शनरी में जाऊँगा कि अरे होता क्या है हीनस, क्राइम तो मैं समझ गया और आंसर देखने की जरूरत नहीं है, कमिटेड आ गया। और बताता हूँ आपको, ship laden with mercury, a ship, an Indian ship, laden with mercury got drowned। ये लो भाई, और एक मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश होती है, केवल जनरल इंग्लिश। वही इंग्लिश आपको ठीक है एसएससी में देखने को मिलेगी, वही एनडीए में, वही सीडीएस में, बस क्वेश्चंस का पैटर्न अलग हो जाता है, कुछ में फिक्स सिलेबस कर रखा है। अब ये केंद्रीय विद्यालय के पेपर में दे दिया, पीआरटी टीचर में, वैसे सीजीएल में भी आ लिया, राजस्थान के एग्जाम में भी आ लिया, एलडीसी के अंदर। एन इंडियन शिप, एक भारतीय जहाज था जो ठीक है गॉट ड्राउंड, डूब गया, गॉट। अब यदि जहाज या नाव डूबती है तो कभी भी ड्राउन शब्द का यूज नहीं होता है। मेरे खुद के सेकंड ग्रेड में आया हुआ है सिंक वर्ब का यूज, तो ड्राउंड एरर हो गई भैया। कॉन्फिडेंस के साथ सी पार्ट में एरर है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डिटेल में इसने कुछ दे भी रखा होगा तो देख लो, ये दे रखा होगा सिंक गो डाउन, बोले सबमर्ज हो जाना, ये सबमर्ज का मतलब पानी में डूब जाना। सिंक यू डू फॉर ऑब्जेक्ट ड्रॉन, ये इसके लिए इसने व्याख्या कर रखी है, मैंने आपको हिंदी में बता दी थी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश में बड़ा अंतर होता है। तो इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कर्ज में डूबना, इसके लिए क्या आता है, इनकर डेट आता है या रन इन टू डेट आता है। तो समझ गए होंगे आप कि कमिट के बाद टू तब आएगा जब इसका यूज अर्थ क्या होगा, समर्पित, और जब इसका मतलब करना होगा तो टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा। हाँ देखो, अब ये हीनस ही आ गया आपने, चलो हो सकता है कि हीनस पे ही क्या पूछ लिया, सिनोनिम्स। उस दिन आपके इंग्लिश में कोई डिफाइन नहीं कर सकता हीनस, एसएससी सिनोनिम। चलो इसमें तो अपोजिट पूछ रखा है, और देख लेता हूं मैंने इसमें भी अपोजिट पूछ रखा है, कोई नहीं। ऑप्शन से पता लग रहा है, डिटेस्ट होता है नफरत करना, डिटेस्टेबल का मतलब है कि घृणित, एट्रोसस क्रूरता, और जो जघन्य अपराध होते हैं उनमें क्रूरता भरी होती है, एट्रोसस होते हैं। ओडियस मीन्स भी वही होता है, हेटफुल। एडमायरेबल, तो एक तो ऐसा हो जिसकी हर कोई प्रशंसा करे, तो एडमायरेबल इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अपोजिट पूछ लिया था, ठीक है। इसमें देखते हैं, CHSL में पूछा गया है, किसमें, CHSL में 10+2 SSC में। वो कहता है कि हीनस का अपोजिट बताइए। अब अनहेल्दी मीन्स होता है अस्वस्थ, और एग्रीएबल होता है। अब हम ऑप्शन की मदद लेते हैं, पहले देखो 4 ऑप्शन देख लेते हैं, ये लो। बायस्ड का मतलब तो होता है पक्षपात, आप किसी के प्रति बायस्ड है, द्वेषपूर्ण रवैया है आपका। और अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक होता है, और अनहेल्दी का मतलब होता है, हाँ। अब मेरी बात समझ लीजिए, 2 टर्म होती है, एक तो एग्रीएबल और एक डिसएग्रीएबल। डिसएग्रीएबल वो टर्म होती है जिससे मैं सहमत नहीं हूं, जिससे मैं असहमत हूं। तो समाज में अगर कोई हीनस क्राइम होगा तो मैं उससे क्या होऊंगा, समाज के लोग क्या होंगे, डिसएग्रीएबल होंगे, तभी तो उसकी आलोचना करते हैं, ठीक है। और एक तो मैं किसी से कहूं मर गो, तो उसके कानों को एक ऐसा लगेगा डिसएग्रीएबल। और एक मैंने कहा कि सी इज नो मोर, वह नहीं रही,
अर्थात वो गुजर गई, सी पास्ड अवे। ठीक है, इनमें दोनों में अंतर होता है। तो निश्चित है कि जो हीनस होगा वो घिनौना होगा, घिनौना होगा वो कभी अपन को लगेगा कि वो एग्रीएबल है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डिसएग्रीएबल का एग्रीएबल। तो आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है 10+2 के पेपर में। तो ये हम तभी सही कर सकते हैं जब हमें उस वर्ड का क्या आता हो, अर्थ आता हो। अब कोई जरूरी थोड़ी है, न तो मैंने कसम खा रखी है न एग्जामिनर ने कि मैंने कोई वर्ड आपको सिनोनिम्स में पढ़ा दिया। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, अमीर होता है। या ओपुलेंट शब्द बता दिया मैंने, क्या पढ़ा दिया, ओपुलेंट। अब हो सकता है वो एंटोनिम्स पूछ ले। ये वर्ड आ गया, चलो ये लो देखो, उसने कहा कि भाई ये रहा SSC CHSL में कि एफ्लुएंट का सिनोनिम्स बताइए। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, अमीर। अब वेल्दी, वेल्दी मीन्स क्या होता है, अमीर। डेस्टिट्यूट होता है गरीब। प्रोफिशिएंट होता है निपुण। और इम्पोवेरिस्ड का मतलब भी क्या होता है, गरीब। इम्पोवेरिश एक वर्ब होती है टू मेक समवन पुअर, किसी को गरीब बनाना। अब क्या होता है, उसने पूछ लिया। अब ऐसी कोई कसम नहीं खा रखी, हो सकता है इसका क्या पूछ ले, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पूछेगा तो डेस्टिट्यूट भी आंसर हो गया और इम्पोवेरिश्ड भी क्या हो गया, आंसर। क्योंकि भाई अमीर का क्या आंसर, अपोजिट क्या होगा, गरीब होगा। तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, लो वेल्दी हो गया। अब जिसको आता है, देखो लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, जिसको आता है। अब शब्द तो बचपन में एक पढ़ा है, रिच मीन्स अमीर, रिच मीन्स अमीर, रिच मीन्स अमीर। तो भैया कहाँ से आ जाएगा आप। अब आपने एफ्लुएंट तो कभी पढ़ा ही नहीं। अब ये तो मैंने पढ़ा है आपको कि एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है, अमीर होता है। 1 सेकंड में आंसर दे दो आप। मैं तो दूसरा वर्ड भी पढ़ा है आपको, कौन सा, ऑप्युलेंट। कौन सा वर्ड पढ़ा है, ऑप्युलेंट। तो इनको सीखो आप, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश का भ्रम बना रखा है आपने। अब 2 दिन में तुम्हें इंग्लिश सिखा नहीं सकता और 4 दिन में आप मेरा जज कर नहीं सकते, और आप में वो क्षमता ही नहीं है कि आप जज कर सकें इन चीजों के बारे में। ये सब भ्रम होता है। लैंग्वेज में टाइम देना पड़ता है, 2 दिन में लैंग्वेज नहीं आती है। अब ये भैया आए हुए हैं, इनकी सिस्टर का हुआ है अभी 3rd ग्रेड टीचर में। वैसे उनके साथ की और लड़कियों का भी हुआ है, मेरे पास कॉल आ ली है काफी लड़कियों का उस बैच में जो वहीं आते थे। लेकिन मैं कभी एडवर्टाइज नहीं करता, रिजल्ट्स बोलते हैं किसी के। लेकिन धैर्य रखना पड़ता है कंपटीशन में। ये थोड़ी 4 दिन में आप मेरा जज कर लोगे, इंग्लिश सीख जाओगे। भाई हम विरासत में 50 शब्द भी नहीं लेके आते। ये इंग्लिश की रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। अब यही वर्ड आ गया अपने, कौन सा वर्ड, ओपुलेंट आ गया। ये लो, ये भी किस में पूछ रखा है, CHSL में। किस में, तो अमीर होता है, तो इकोनॉमिकल तो कंजूस होता है, सम्पचुअस हो गया। ठीक है, तो ये लो आंसर हो गया। अपोजिट भी पूछ सकता है इन पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जितना वर्ड को याद करोगे ना, एक तो वोकेबलरी सीखनी पड़ेगी आपको, एंटोनिम्स भी पूछ रखा होगा कहीं न कहीं। ये लो देखो, एंटोनिम्स भी पूछ रखा है, मैंने यही तो कहा था आपसे। ये कौन से पेपर में है देखिए आप, ये आपके CPO के पेपर में। कोई SSC का, कोई मतलब मैंने कहा ना MTS का भी वही लेवल है, वही LDC का है। ये तो आपने भ्रम बना रखा है कि SSC की इंग्लिश है, ये MTS की इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश होती है। हकीकत बात तो ये है। अब उसने कहा देखिए कि ओपुलेंट का एंटोनिम्स बताइए, अपोजिट बताइए। अब इंसॉल्वेंट का मतलब तो होता है दिवालिया, जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता हो। फ्लोरिशिंग का मतलब है, मतलब एक विकसित होता हुआ, विकसित। डिप्रेस्ड का मतलब होता है हताश, इनविल्यूज। और डेस्टिट्यूट मीन्स क्या होता है, गरीब। तो अमीर का अपोजिट क्या होगा भाई। अब आपको इसका अर्थ भी तो आना चाहिए ना, डेस्टिट्यूट को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, गरीब। ये लो आंसर हो गया। तो जितने आप सिनोनिम्स पढ़ोगे उतना ही आपको किस में बेनिफिट मिलेगा, एंटोनिम्स में। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो इनको फॉलो किया करो आप। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ग्रामर तो क्या है, आप मेरे से पढ़ लेना, आप खुद ही पढ़ा लेना, किसी को भी दिक्कत नहीं है।
लेकिन लैंग्वेज तब तक नहीं आ पाएगी जब तक आप वोकेबलरी नहीं सीखोगे। और एक पेपर उठा के देखा करो प्रीवियस ईयर्स के, कि उनमें गिना करो फिर आप। एक ही आप में सबसे बड़ी कमी है कि आप करिकुलम के अनुसार पढ़ाई नहीं करते, कि भाई जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें देखे कि कितने क्वेश्चंस तो इससे पूछे गए हैं, पैसिव वॉइस से, कितने रिपोर्टेड स्पीच से, कितने तो ग्रामर के क्वेश्चन आए, कितने में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ईडियम्स, इनको पूछा गया है। ध्यान दे ले। अब तो 2 चल रहा था, एक वर्ड और ले लेते हैं हम, इन एडिशन टू। अभी खत्म करते हैं वो। मैं आपको नए वालों को तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, देखिए, क्योंकि आपने बीच में मुझे ज्वाइन किया है, लेकिन जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है कहाँ चल रहे हैं हम, बता सकते हैं। हम वहाँ चल रहे हैं जहाँ 2 आता है, 2 के बाद किसका यूज करना पड़ता है, जीरेंड वर्ब का। तो इनमें एक वर्ड और जोड़ लीजिए आप, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावा। देखो धीरे धीरे कलेक्शन बनेगा। 9 वर्ड्स तो मैंने वो बताए हैं जिनके बाद देन नहीं लिखना है, याद होने चाहिए आपके। जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, एल्डर। और अब हम वे वर्ड्स पढ़ रहे हैं जहां 2 तो आएगा, लेकिन 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख करके किसका यूज करना पड़ेगा, जीरेंड वर्ब का, जिसमें मैंने आपको लिखवा दिया एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एक्स्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू। हाँ, तो इन एडिशन टू का अर्थ होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। ये होता है के अतिरिक्त, के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स। क्या अर्थ होता है, बिसाइड्स, मोर ओवर। लिखो एक सेंटेंस, वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलने के अलावा, वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलने के अलावा क्या करता है। What does he do daily in addition to play cricket? मैंने कहा कि what does he do, वह क्या करता है डेली, प्रतिदिन, इन एडिशन टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के अलावा। वैसे तो आप जानते ही हो 2 के बाद एक ही वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कुछ क्या है, अपवाद हैं जो आप पढ़ चुके हैं। एक एक वर्ड शायद याद हो गया होगा आपको। अवर्स 2 आता है, अवर्स 2 के बाद भी जीरेंड वर्ब आती है। प्राउंड के बाद भी 2 आता है, 2 के बाद जीरेंड वर्ब आती है। उसी तरह से इन एडिशन 2 के बाद भी कौन सी वर्ब आती है, जीरेंड वर्ब आती है। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है ना। तो कल इसके बारे में और थोड़ा सा बताएंगे और कंप्लीट ये हो जाएगा।